हेलो फ्रेंड्स। अभी जो एक तरह का वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ठीक है, जो अभी का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें हम यूनाइटेड नेशन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बॉडी या गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं। लेकिन यूएन का जो अभी इमर्जिंग सिनेरियो है, जो न्यू कोल्ड वार है, उसमें बहुत सारे शॉर्टकमिंग या फेलियर्स भी देखने को मिले हैं। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखो तो कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे यूएन ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। तो इसी पे ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्या क्या शॉर्टकमिंग है यूएन सिस्टम का और क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वी नीड मोर ऑफ़ यूनाइटेड नेशन इंस्टेड ऑफ लेस ऑफ यूनाइटेड नेशन, बिकॉज कई सारे फेलियर्स के बावजूद कई सारे रिफॉर्म्स भी लिए हैं यूनाइटेड नेशन ने, जैसे कि प्रॉवर्टी रेडिकेशन, हंगर, माल न्यूट्रिशन, पोलियो के अगेंस्ट। और हमें ऐसे इंटरनेशनल बॉडी की ज़रूरत है जो कि हमारे कलेक्टिव एफर्ट की तरफ हमें आगे बढ़ाए। जो यूएन है, ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें पहले बताओगे कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव्स हैं, और साथ में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर ओरिएंटेड या वे फॉरवर्ड अपना आंसर लिखना है। तो जो यूनाइटेड नेशन है, आपको पता है उसका 75 ईयर्स हो गया है, और 21st सेंचुरी वर्ल्ड में बहुत सारे इमर्जिंग चैलेंजेस यूएन फेस कर रहा है। कोविड हो गया, ये रसिया यूक्रेन वार हो गया, ये सब कंटेम्पररी चैलेंजेस हैं। अगर हम यूएन के का जो आर्टिकल 1 है उसके बारे में बोले तो उसमें बात की गई है यूएन के ऑब्जेक्टिव की, जो है पहला कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, दूसरा कि देशों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना, तीसरा कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो भी ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, फिर चौथा कि हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन इन अटेनमेंट ऑफ दिस कॉमन एंड्स। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के ये सारे ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे फेलियर्स रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिकली या कंटेम्प्रेरी देखो तो पहला इसमें है आपका जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसके बारे में है कि एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, इसमें यूएन फेल रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो यूएस, रसिया जैसे कंट्रीज़ के पास बहुत सारे पाइल्स, स्टॉक्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स के। ठीक है, और अभी जिस तरह से यूएस, चाइना और रसिया एक दूसरे के सामने हैं, तो ये एक तरह से पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो के लिए थ्रेट है। दूसरा है कि जो अलग अलग क्राइसिस आए हैं, चाहे वो कोल्ड वॉर के समय वियतनाम क्राइसिस हो या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, इसमें यूएन जो है पूरी तरह से हैंडीकैप दिखा है। ठीक है, चीज़ें रिजॉल्व हो गई ओवर द टाइम। वियतनाम क्राइसिस तो इतने सालों साल चला, और उसी तरह क्यूबन क्राइसिस भी आपका अल्टीमेटली थैंकफुली नहीं आगे बढ़ा। ठीक है, क्यूबन क्राइसिस भी रिजॉल्व हो गया, लेकिन यूएन इस मामले में काम करते नहीं दिख पाया है। तीसरा है कि इजरायली ऑक्यूपेशन। आपको पता है कि इज़राइल और पैलेस्टाइन का इशू कितना कंटेम्पररी है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि माना गया है कि जो इज़राइल का जो पूरा ऑक्यूपेशन है वो इलीगल है। जिस तरह से पूरा जेविश स्टेट बना दिया गया 1948 में, और वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन को हटा दिया गया, ये इलीगल रहा है। जिस तरह से गाजा का ब्लॉकेड हुआ, या जो ओवरऑल आप देखो जो इजरायली पॉपुलेशन के साथ के ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, और इज़राइल जिस तरह से पैलेस्टीनियन के ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है, वो एक इशू रहा है जिसमें यूएन बहुत हैंडीकैप रहा है। चौथा है आपका बाकी, जैसे सीरिया वार, लिबिया क्राइसिस, या फिर अभी का रसिया यूक्रेन वार। इसमें भी हम यूएन को कह सकते हैं कि इसका एक तरह से फेलियर ही रहा है ये सारे आपके क्राइसिस। नेक्स्ट है आपका राइज ऑफ न्यू कोल्ड वार। देखिए, एक तो ओल्ड कोल्ड वार था जिसमें यूएसएसआर और यूएसए थे, और अभी का जो न्यू कोल्ड वार है वो उसमें आप एक तरफ देखेंगे चाइना और रसिया को, और दूसरी तरफ यूएसए को देखेंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से ईस्ट वेस्ट कन्फ्लिक्ट का न्यू डायमेंशन निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिवाइडेड वेस्ट। जो वेस्ट है उसके बीच में भी बहुत सारे इश्यूज़ पे डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। मतलब कि इवन तो जो अभी रसिया यूक्रेन वार के कारण वेस्ट में यूनाइटेड दिख रही है वेस्ट, लेकिन तब भी ओवरऑल, जैसे कि ईरान न्यूक्लियर डील, उसमें यूएस ने JCPOA से यूनिलैटरली निकल गया। यूएस जो है इस एग्रीमेंट से निकल गया, तो इसके कारण
ये जो पूरा डील था ये जियोपार्डी इसका एक तरह से हो गया, क्योंकि ईयू तो इसको कंटिन्यू कर रहा है लेकिन यूएस इसको डिसकंटिन्यू कर चुका है। उसी तरह अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी जो है ट्रम्प के अंदर, इसमें वो डाइवर्जेंस दिखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इसमें जो शॉर्ट कमिंग्स है यूएन का, उसमें है यूएन का खुद का इनफेक्टिवनेस, चाहे वो जिस तरह से कोविड का हैंडलिंग हुआ या डब्ल्यूएचओ का इनएफिशिएंसी हो गया, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ये दिखाता है कि यूएन जो है वो इनफेक्टिव है। साथ में नेक्स्ट आपका टूथलेस यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन। यूएन पीस कीपिंग एक तरह से आर्मी है यूएन की, जिसका मेन एम है कि पीस मेंटेन करना, ठीक है। तो इसमें भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन की फंडिंग का इशू हो गया, या फिर उसके सही यूज़ के का जब इशू होता है उसमें, तो इन सारे टॉपिक्स पे यूएन का हम कह सकते हैं कि उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा है, ठीक है। हमें चाहिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इसमें, मोर पर्सन एंड मोर फंड्स, ठीक है। तो रिफॉर्म्स कैसे लाएं, तो देखिए रिफॉर्म्स कहाँ कहाँ चाहिए वो देखते हैं। जो तो पहला तो है आपका यूएन चार्टर रिफॉर्म, जो आर्टिकल 27 है, वो परमिट नहीं करता यूएन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स, ठीक है। तो ये जो कब इंटरवेंशन होगा और कब इंटरवेंशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये जो पावरफुल स्टेट्स हैं जैसे यूएसए हो गया या रसिया ही हो गया, यही लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक क्लैरिटी नहीं है इसमें कि कहाँ पे इंटरवीन करना चाहिए और कहाँ पे इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर नेशन सॉवरेन है, ठीक है। वहाँ की गवर्नमेंट है, और जो यूएन है वो कैसे डिसाइड करेगी, तो वो जो डिसीज़न का जो इशू है पूरा, उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह यूएन जनरल असेंबली को हम जो वीटो का पावर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ज़्यादा पावरफुल है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, से ये जो डिसबैलेंस है बिटवीन पावर ऑफ बोथ दिस प्लेटफॉर्म्स, इसको रिमूव करने की ज़रूरत है और ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। और यूनाइटेड जनरल असेंबली मस्ट बी एबल टू ओवरराइड वीटो बाय स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशली मतलब कि क्या होता है कि यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने वीटो पावर के थ्रू किसी भी इशू को ब्लॉक कर देती है। उसी तरह हमें यूएनएससी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि क्योंकि जो पूरा यूएन का जो पूरा सिस्टम है वो वर्ल्ड वार के समय का है, ठीक है। तो अभी तो बहुत समय चल गया और नए नए चेंजेस आए हैं, नए कंट्रीज़ हैं जो अब ज़्यादा पावरफुल हैं, चाहे वो इंडिया हो या जापान हो या जर्मनी हो, उन्हें वो डिज़र्व करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सीट, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा। उसी तरह जो मेंबरशिप का जो अगर आप देखो कितना इम्बैलेंस्ड है, रीजनल इम्बैलेंस आपको दिखेगा, क्योंकि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज़ का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसलिए यूएन जो है, ठीक है, इट वाज क्रिएटेड टू मेक टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल। ये बात सही है कि यूएन इसलिए नहीं बना था ताकि हम हेवन पहुँचे, बल्कि हमें नरक से बचाने के लिए बना था। तो ये पूरा यूएन के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हाँ यूएन में। तो आई होप आपको जो पूरा आंसर है वो समझ में आया, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।